वार्म गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे मानव भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय आज 10वें की, जो कि आज का हमारा अंतिम अध्याय भी है इस आपकी पुस्तक का। तो आइए बात करते हैं मानव बस्ती क्या है। हम सब मकानों के समूह में रहते हैं, जिसे आप ग्राम, शहर या नगर कहते हैं। वो सब क्या है, वो मानव बस्ती का ही उदाहरण है। बात करते हैं कि स्थान जो साधारणतः स्थायी रूप से बसा हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मानव बस्ती कहते हैं। अगर हम बात करें, अगला जो टॉपिक है बस्तियों का वर्गीकरण यानी ग्रामीण नगरीय द्विविभाजन देखें, तो मुख्यतः जो ग्रामीण क्षेत्र वे क्षेत्र कहलाते हैं जहां जो लोग होते हैं वो प्राथमिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं, यानी जो वहाँ के जो मुख्य व्यवसाय होता है वो कृषि कार्य होता है, मत्स्य पालन होता है, खनन होता है आदि जो चीज़ें हैं वो हमारी प्राथमिक गतिविधियों के अंतर्गत जिन चीज़ों को भी हम सम्मिलित करते हैं, ग्रामीण बस्तियाँ जो मुख्यतः उन पर निर्भर होती हैं या उनका मुख्य व्यवसाय होता है। अगर हम बात करें जो हमारी नगरीय जो बस्तियाँ हैं, वहाँ के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय होता है वो द्वितीयक एवं तृतीयक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें वो लोग संलग्न होते हैं। अगर हम बात करें यहीं पर जो हमारा नगरीय जो बस्तियाँ हैं, जो नगर हम किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा हमें 1991 में जनगणना के अनुसार दी गई है। अगर हम बात करें भारतीय जनगणना के अनुसार, जहाँ की जनसंख्या 5,000 और जहाँ जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और जहाँ 75% जो पुरुष जो श्रमिक हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। उसके अलावा जहाँ नगर पालिका, नगर परिषद, छावनी बोर्ड या अगर हम बात करें अधिसूचित नगरीय क्षेत्र जहाँ पर इनमें से कोई भी अगर होता है तो हम उसे नगर की श्रेणी में रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वह है उपनगरीकरण। देखो, उपनगरीकरण बहुत ही आसान है। देखो, यह जो मुख्य एक जो शहर है उस शहर से दूर हटकर जहाँ पर मानव बसाव शुरू हो जाता है उसे उपनगरीकरण कहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि जो ये लोग जो मानव जो बसाव हुआ है ये उस भीड़ भाड़ वाला जो इलाका है उससे दूर चले जाते हैं, ताकि वहाँ पर इनको उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। उससे थोड़ा सा दूर में यह अपना एक बसाव शुरू हो जाता है, उसे हम कहेंगे उपनगरीकरण। जैसे हम उदाहरण आपको देते हैं, जो दिल्ली है, दिल्ली का उपनगर जो अगर हम बात करें तो वह आपका गुरुग्राम है। ऐसे ही कई उदाहरण हमारे सामने हमें देखने को मिलते हैं। बात करते हैं बस्तियों के प्रकार। बस्तियों के प्रकार को अगर हम बात करें और उनके प्रतिरूपों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो बस्तियां वो कितने प्रकार की होती हैं, देखते हैं। सबसे पहले आकृति के आधार पर अगर हम बस्तियों का वर्गीकरण करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे संहत बस्ती यानी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट की बात करते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में क्या होता है कि जिसमें मकान एक दूसरे के समीप होते हैं। मुख्यतः जो हमें इस प्रकार के मकान देखने को मिलते हैं किसी घाटी क्षेत्र में, किसी नदी के सहारे या जहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है या सड़क के सहारे हमें कॉम्पैक्ट सेटलमेंट देखने को मिलती है। संहत बस्ती के उदाहरण में देखने को मिलते हैं। अगर हम वहीं बात करें हमारे आकृति के आधार पर तो है प्रकीर्ण बस्ती। प्रकीर्ण का मतलब डिस्प्रेस्ड सेटलमेंट, यानी जहाँ पर को जो मानव बसाव होता है वो दूर दूर होता है। और इस प्रकार के हमें जो उदाहरण देखने को मिलते हैं मुख्यतः हमें पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो प्रभावित करने वाले हमारे जो कारक हैं मुख्यतः जलापूर्ति, जहाँ जल की सुलभता होगी, लोगों का बसाव उस ओर अत्यधिक होगा, यानी भूमि। अगला जो है भूमि, उच्च भूमि जहाँ पर को होगी तो उच्च भूमि वाले क्षेत्रों में लोगों का बसाव अत्यधिक होगा। उसके अलावा गृह निर्माण सामग्री, जहाँ पर लोगों को अपने गृह निर्माण यानी घर के मकान बनाने के लिए जो सामग्री बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, तो उस क्षेत्र में मानव का बसाव अत्यधिक होता है। उसके अलावा सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। राजा महाराजा भी अपनी सुरक्षा के लिए दुर्ग यानी जो किला फोर्ट बनाते थे, उसी प्रकार की जहाँ पर सुरक्षा की बात आती है तो मानव बसाव वहाँ हमें अत्यधिक देखने को मिलता है। नियोजित बस्तियाँ, हम इसी चैप्टर में आगे देखेंगे कि कुछ नियोजित बस्तियाँ हैं। उसके अलावा बात करते हैं जलवायु के बारे में। उच्च जलवायु कई क्षेत्र में लोगों का बसाव अत्यधिक होता है। और उसके अलावा उपजाऊ मिट्टी, तो उपजाऊ मिट्टी जहाँ अत्यधिक होगी लोग वहाँ अत्यधिक बसेंगे। बात करेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप के बारे में। अगर हम बात करें विन्यास के आधार पर यानी उनकी सेटिंग के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सेटिंग, यानी कि जैसे कैसे,
जैसे हमने कहा कि मैदानी ग्राम, जी मैदानी वाले क्षेत्रों में बसे मैदानी ग्राम हो गए। उसके अलावा पठारी ग्राम हो गए, पठार पर जो बसे हैं ग्राम। उसके अलावा तटीय ग्राम हो गए, वन ग्राम हो गए आदि, जो हमारे विन्यास के आधार पर यानी उच्चावच के उच्चावच के आधार पर बांटे हैं हमने इसको, सेटिंग के आधार पर। बात करते हैं कार्य के आधार पर, ठीक है, कि वहाँ का कार्य के आधार पर ही उसका हमें नामकरण कर दिया जाता है। जैसे कृषि ग्राम, वहाँ कृषि को ही अत्यधिक बल दिया जाता है। जैसे उसके अलावा मछुआरों के ग्राम हो गए। उसके अलावा हम बात करते हैं लकड़हारों के ग्राम, पशुपालकों के ग्राम। तो यह क्या हो गया, उनके कार्यों के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया है। बात करते हैं बस्तियों के जो आकृति के आधार पर अगर हम बात करते हैं, देखो मुख्यतः जो होते हैं आपके रैखिक प्रतिरूप, ठीक है, रैखिक प्रतिरूप होते हैं, यानी जो आपके लाइनर पैटर्न की बात होती है, तारे के आकार का प्रतिरूप होता है। उसके अलावा टी आकार का प्रतिरूप होता है, और आपका होता है वृत्ताकार प्रतिरूप, दोहरा प्रतिरूप, चौकपट्टी प्रतिरूप, तीरनुमा प्रतिरूप होते हैं। समझते हैं इनको बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में। रैखिक प्रतिरूप के उदाहरण जो हमें मुख्यतः देखने को मिलते हैं जहाँ पर सड़कें होती हैं, ठीक है, कि सड़कों के सहारे जहाँ पर मकान बने होते हैं, या रेल लाइनों के सहारे बने होते हैं, नदी घाटियों के सहारे जहाँ पर को हमें मकानों का क्रम दिखाई देता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको रैखिक प्रतिरूप कहेंगे। ठीक है, एक सड़क जा रही है, उसके हमने जो सड़क के ही किनारों पर जो बसाव शुरू हो जाता है, या नदियों के, या फिर हम कहेंगे रेल लाइनों के जो सारे जो हमें मकान देखने को मिलते हैं, वो रैखिक प्रतिरूप के उदाहरण हैं। बात करेंगे, आपको दिखाए भी जा रहे हैं हमारे इसमें कि अलग अलग उदाहरण के द्वारा कि इनका चित्र भी दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा। तारे का आकार का अगर हम प्रतिरूप के बारे में बात करें, तो जहाँ कई मार्ग आकार मिलते हैं, तो वहाँ पर को हमें तारे के आकार का प्रतिरूप देखने को मिलता है। बात करेंगे टी आकार के प्रतिरूप, जहाँ यह क्या होता है कि जहाँ पर तिराहा होता है, तिराहा, ठीक है, जहाँ पर तिराहा होता है, तो वहाँ पर को इस प्रकार के हमें जो है वो मकान दिखाई देते हैं, टी आकार की प्रतिरूप। बात करेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। वृत्ताकार जो प्रतिरूप होता है मुख्यतः किसी झीलों के सहारे या तालाबों के चारों ओर जो मानव बसाव शुरू हो जाता है, उसे हम कहेंगे वृत्ताकार प्रतिरूप। बात करेंगे दोहरा प्रतिरूप। ये मुख्यतः दोहरा प्रतिरूप का उदाहरण हमें देखने को वहाँ मिलता है जहाँ पर का नदी का पुल हो, नदी के पुल के दोनों ओर, ठीक है, दोनों ओर जहाँ पर जो सड़कें मिलती हैं, उसके चारों ओर बसाव शुरू हो गया है, उसी को हम कहेंगे दोहरा प्रतिरूप। इन डबल पैटर्न की बात करते हैं। बात करेंगे चौक पट्टी प्रतिरूप। चौक पट्टी प्रतिरूप मुख्यतः वहाँ पर को होता है जहाँ पर को चौराहा होता है, ठीक है, चौराहा जहाँ पर को होता है, वहाँ पर को चौक पट्टी प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। तीरनुमा प्रतिरूप वहाँ पर हमें देखने को मिलता है जहाँ पर कोई नदी होती है, वो ऐसे जहाँ मूर्ति है, ठीक है, मूर्ति है, तो जहाँ पर को मोड़ होता है, उस मोड़ के जो तीनों ओर जहाँ पर बसाव शुरू हो जाता है, एरो, ठीक है, एक एरो टाइप का बन जाता है मुड़ाव में, तो वहाँ पर को हमें देखने को मिलता है आपका तीरनुमा प्रतिरूप। बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं क्या हैं। देखो ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं जो हैं मुख्यतः बात करेंगे नहीं प्रॉब्लम ऑफ रूरल सेटलमेंट की अगर हम बात करें, तो कच्ची सड़कें हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। संचार के साधनों की हमें वहाँ कमी दिखाई देती है, ठीक है, जो है वो मोबाइल नेटवर्क, जो भी नेटवर्क हैं मुख्यतः बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आते हैं। या प्राकृतिक आपदाएँ अक्सर घटती हैं, आपकी भूस्खलन होता है, बादल फटने की घटनाएँ अत्यधिक आती हैं। उसके अलावा कूड़ा निस्तारण की समस्या भी हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल की कमी भी देखने को मिलती है। बात करें कि मकानों की रूपरेखा स्पष्ट रूपरेखा नहीं होती है। उसके अलावा चिकित्सा का अभाव भी हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। उसके अलावा शिक्षा संबंधी समस्याएं भी होती हैं, भारी वर्षा का भी सामना करना पड़ता है, और सिंचाई के साधनों की उपलब्धता भी नहीं होती है, और रोजगार की कमी मुख्यतः हमें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। बात करेंगे आगे नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण। नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण, अब देखेंगे नगरियों के बारे, नगर के बारे में यहाँ पर को बात करेंगे कि किस प्रकार का वहाँ पर का बस्ती होगी, और उसको हमने अलग अलग आधार वर्गीकरण कर रखा है। समझते हैं। सबसे पहले जनसंख्या का आकार। देखो बहुत सारे देश हैं जिसने अपनी अपनी परिभाषा दी है। जैसे हम ही ने कहा कि भारत ने 1991 में नगर की परिभाषा दी है कि जहाँ कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, वहाँ उस क्षेत्र को हम नगर कहेंगे। तो मुख्यतः जनसंख्या के आकार के आधार पर जो है वो नगरों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला टॉपिक है व्यावसायिक संरचना। देखो व्यावसायिक संरचना भी हमने अभी बात करी है आपसे 1991 की जनगणना के तत्वों को हम यहाँ पर बार बार लेंगे। ठीक है, व्यावसायिक संरचना हमने कहा कि नगर हम उस क्षेत्र को कहेंगे जहाँ के लोग 75%, कम से कम 75% जो पुरुष श्रमिक हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न होंगे, तो हम उसे नगर कहेंगे।
बात करेंगे आगे प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए जो हमने भी यही बात कही फिर कि जहाँ पर को नगर पालिका, नगर परिषद, ठीक है, आपके छावनी बोर्ड, कोई अधिसूचित जो क्षेत्र है, एरिया हो, वहाँ उसे हम नगर कहेंगे, यानी प्रशासन के आधार पर, ठीक है। जैसे हमने भारत के संदर्भ में ही 1991 की जनगणना के बातों को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो एक इस पे वो रख दिया गया है कि भैया एक आपके सम्मुख रख दिया गया कि हम नगर उसी को मानेंगे कि जहाँ पर को ये छावनी बोर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा नगर पालिका या नगर परिषद, इनमें से कुछ भी जो एक संस्था यहाँ पर होगी, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे कि भैया ये नगर है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं स्थिति के आधार पर। तो स्थिति अगर देखते हैं तो जहाँ पर को औद्योगिक नगरों का विकास होगा, उसके अलावा सेना नगर या अन्य समुद्री पतन होंगे, तो उसके आधार पर भी हम उसे कह सकते हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, ये नगर के अंतर्गत हम इसको अध्ययन करते हैं। बात करेंगे नगरीय क्षेत्रों के कार्यों के आधार पर, ठीक, कार्यों के आधार पर भी हम जो है उसको नगर कहेंगे, ठीक है। वहाँ औद्योगिक कार्य हो गए, उसका मनोरंजनात्मक जो अन्य गतिविधियाँ होंगी, उसके अलावा यातायात हो गया, ठीक है। ये सभी जो चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे कि जिसे हम नगर के अंतर्गत रख सकते हैं। तो ये नगरीय क्षेत्रों के कार्यों के आधार पर भी हम उसको बांट सकते हैं। उसके अलावा व्यापारिक एवं व्यावसायिक नगर के आधार पर भी हम कह सकते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, इसी का ही टॉपिक है। तो आकृति के आधार पर नगरों का वर्गीकरण, अब बात आ गई, मैंने भी पहले कहा था कि हम बात करेंगे कि जो मतलब प्लानिंग के तहत जो नगर बसाए गए हैं उन्हीं को हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। जैसे कि जो विकसित जो शहर, जो विकसित जो नगर हैं, ठीक है, जो विकसित देश है वो अपने नगरों को इस तरीके से बसा रहे हैं ताकि वहाँ पर सभी सुविधाएँ जो है मनुष्यों को बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इसके लिए हम यहाँ पर को दो उदाहरण हमने आपके सम्मुख रखे हैं। एक है अदिश अबाबा जो कि इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। एक जो है प्लान जो है नगर का उदाहरण आपके सम्मुख है, ठीक है, अदिश अबाबा, जिसे हम नवीन पुष्प के नाम से भी जानते हैं। अदिश अबाबा को नवीन पुष्प के नाम से जानते हैं। इथियोपिया की राजधानी है ये, ठीक है। इस नगर का तेज़ी से विकास हुआ है, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है कैनबरा जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये अपनी भूदृश्य प्राकृतिक कारणों के कारण, ठीक है, भूदृश्य यानी अपनी प्राकृतिक कारणों के कारण बहुत ही विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। यह भी क्या है, एक नियोजित शहर है। बात करते हैं नगरीय बस्तियों के प्रकारों के बारे में। तो नगरीय बस्तियों के हमारे जो मुख्य, तो अगर हम यहाँ पर को हमने अलग अलग रूपों में बांटा है नगर, ठीक है। नगर हम उसे कहेंगे जहाँ पर को थोक व्यापार एवं व्यावसायिक जो सेवाएं हैं वो नगरों में विद्यमान होती है, उसे हम क्या कहेंगे, नगर कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं शहर के बारे में। तो शहर क्या होगा, शहर यानी सिटी, ठीक है, शहर यानी सिटी। तो सिटी हम उसे कहेंगे कि जहाँ जो लगभग 10 लाख तक की जहाँ जनसंख्या होगी उसे हम शहर कहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें मिलियन सिटी की, 10 लाख से अधिक की जहाँ जनसंख्या होती है उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना इस बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ कि शहर उसे जहाँ 10 लाख तक की जनसंख्या होगी उसे हम शहर कह दिया हमने, नहीं सिटी कह दिया। उसके अलावा हमने अगला कहा मिलियन सिटी का मतलब है कि जहाँ 10 लाख से अधिक जनसंख्या होगी उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। बात करते हैं सन नगर की, जहाँ पर सन नगर उसे कहेंगे जहाँ पर को जो मिलियन सिटी का जो ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर मिल जाएगा, मिलियन सिटी से मिलकर जो ग्रुप बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सन नगर कहते हैं, ठीक है। सन नगर जैसे पहला जो सन नगर है वो आपका लंदन है। बात करते हैं विश्व नगरी यानी मेगापोलिस, ठीक है। मेगापोलिस में क्या होता है कि यह सन नगरों का समूह होता है, ठीक है। सन नगरों के समूह को हम क्या कहते हैं, मेगापोलिस कहते हैं। बात करते हैं अंतिम टॉपिक की, नगरीय बस्तियों की समस्याएं। तो नगरीय बस्तियों की अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो जनसंख्या का यहाँ पर क्या होता है, बढ़ता भार हमें दिखाई देता है, गंदी बस्तियाँ हमें दिखाई देती हैं, अर्धकुशल श्रमिक की अत्यधिक मात्रा हो जाती है, ठीक है, अपराध बढ़ जाते हैं। उसके अलावा प्रदूषण फैल जाता है, जैसे आप देख लो पर्यावरण प्रदूषण काफ़ी फैल जाता है, गाड़ियाँ चलती हैं बेतहाशा। उसके अलावा विद्युत आपूर्ति की समस्याएं देखने को मिलती है, जल की कमी देखने को मिलती है। उसके अलावा अत्यधिक भीड़ भाड़ यहाँ पर देखने को मिलती है, ध्वनि प्रदूषण देखने को मिलता है और असंतुलित लिंगानुपात हमें देखने को मिलता है। यह नगरीय बस्तियों की मुख्यतः समस्याएं हैं।
धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करें, और जितने भी हमारे एनसीईआरटी के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए ही संदेश है कि हमने अपने 10 चैप्टर यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। अब इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारी दूसरी जो पुस्तक है भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसको पूरा करवाएंगे, ठीक है, और एक नए तरीके से आपके सम्मुख पेश करेंगे उन जो अगले जो हमारी जो नई सीरीज आएंगी, ठीक है। निश्चित तौर पर आपको और आनंद आएगा हमारी इन वीडियो के माध्यम से, और आपका जो ज्ञान होगा सरल स्वाभाविक रूप से आप उनको ग्रहण कर पाएंगे। धन्यवाद।